हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नीट एमर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, समझिए इसे थोड़ा सा। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है। क्या है भाई? सेल है। ठीक है, ये सेल आगे डिवाइड होएगी और ग्रुप ऑफ सेल बनाएगी। ठीक है, और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कह देंगे? टिश्यू कह देंगे। ठीक है, ये टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन ऑर्गन लाइक किडनी, लंग्स, लीवर। ठीक है, ये सब बनाएंगे, मिलके कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन करने के बाद क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, समझिए इसे थोड़ा सा। जैसे कि हमारे ब्रेन से सिग्नल गया कि हार्ट को ब्लड पंप करना है। ठीक है, हार्ट का काम होता है ना ब्लड पंप करने का, तो हार्ट को ब्लड पंप करना है। ठीक है, हार्ट ब्लड पंप करेगा तो ये पंप ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और ये पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करेगा तो ये किडनी के पास जाएगा और किडनी क्या करेगी? इसे फिल्टर करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मान लो ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन। ब्रेन से सिग्नल कहाँ गया था? हार्ट के पास गया था कि हार्ट को क्या करना है? पंप करना है ब्लड को। ठीक है, और ये ब्लड पंप होके कहाँ गया था? किडनी के पास गया था। तो इन तीनों ने मिलके एक सिस्टम की तरह काम करा है। इन तीनों ऑर्गन ने मिलके एक सिस्टम की तरह काम करा है, इसलिए मैं बोल दूंगा दे वर्क एज ए सिस्टम। इन्होंने सिस्टम की तरह काम करा है तो इन्हें मैंने ऑर्गन सिस्टम कह दिया। ठीक है, अब ये ऑर्गन एक फिक्स्ड लोकेशन चाहिए अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कि जिससे ये बेटर परफॉर्म कर सकें, और ये फिक्स्ड लोकेशन प्रोवाइड कौन करता है? एक ऑर्गेनिज्म करता है ना भाई। ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड होती है ना लोकेशन ऑर्गन्स की, कि हमारा ब्रेन टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप हेड पे होगा। ठीक है, हार्ट हमारा मिड थोरैसिक रीजन में होगा, किडनी हमारी लोअर लंबर रीजन में होगी। ठीक है, ये सब कौन करता है? ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड होती है लोकेशन, तभी तो ये अपना काम कर पाते हैं। ठीक, आगे हम बात करें तो हर सेल का अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण उसका डिफरेंट फंक्शन भी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास दो सेल ले रखी है मैंने। एक हमारी न्यूरॉन नेफ्रॉन सेल है, और एक हमारी ये कौन सी सेल है? न्यूरॉन सेल है। कौन सी सेल है भाई? न्यूरॉन सेल है। ठीक है, नेफ्रॉन सेल कहाँ का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है। किसका काम होता है? फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है भाई? ओ सॉरी, नेफ्रॉन सेल का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है। फिल्ट्रेशन का काम होगा तो ये कहाँ मिलेगी? किडनी के अंदर मिलेगी। किडनी का ही तो काम होता है फिल्टर करने का। ठीक है, ठीक है, और नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूरॉन सेल की, तो न्यूरॉन सेल का काम क्या होता है? स्टिमुलस पहुंचाने का। स्टिमुलस बोले तो कोई भी सिग्नल, है ना, कोई भी सिग्नल। सिग्नल, ठीक है, कोई भी सिग्नल स्टिमुलस पहुंचाने का काम क्या होता है? किसका होता है? न्यूरॉन सेल का होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आप देखिए कि नेफ्रॉन सेल और न्यूरॉन सेल दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और यहाँ पर फंक्शन भी दोनों का अलग अलग है। जहाँ नेफ्रॉन सेल फिल्ट्रेशन कर रही है, वही न्यूरॉन सेल क्या कर रही है? सिग्नल या फिर स्टिमुलस ट्रांसफर कर रही है ना। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? द shape and size of cells are related to the specific function they perform, है ना। जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो स्पेसिफिक होगा किसके लिए? उसके फंक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी भाई? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब करी थी? 1665 में करी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे करी? इसके पीछे एक कहानी है कि रॉबर्ट हुक के फादर की वाइन की फैक्ट्री थी। किसकी फैक्ट्री थी? वाइन की फैक्ट्री थी। तो वाइन ऑब्वियसली बात है बोतल में रखी जाती है, कांच की बोतल में रखी जाती है। तो रॉबर्ट हुक ने उसी से एक माइक्रोस्कोप बनाया, बोतल से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, सस्ता सा माइक्रोस्कोप था। ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उसने क्या करा? पेड़ की छाल जो होती है, बार्क, ठीक है, पेड़ की छाल को उस माइक्रोस्कोप में देखा,
और उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड हुआ उसके अंदर। बी हाइव्स देखा, बी हाइव्स मधुमक्खी का छत्ता, उसको कुछ वैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड दिख रहा था उस माइक्रोस्कोप के अंदर। मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही दिख रहा है, थोड़ा सा बेकार बना पर कोई बात नहीं। है ना, मधुमक्खी का छत्ता भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसने जब ये माइक्रोस्कोप में देखा, उससे ये जो एक एक डब्बा है, हेक्सागन है ठीक है, इसको वो एक सेल की तरह दिख रहा था, कमरे की तरह दिख रहा था, छोटे छोटे कमरे दिख रहे थे। तो इस कमरे का नाम उसने क्या दे दिया, सेल कह दिया। क्या कह दिया भाई, सेल, ठीक है, ओके। बट एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये लिविंग सेल नहीं है, ये एक डेड सेल है। कैसी सेल है, डेड सेल है, क्योंकि इस सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई अदर ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, डेड सेल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सिर्फ डेड सेल की खोज करी, जिसमें उसे सिर्फ ये आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। ये जो मैं हाई बोल्ड कर रहा हूँ, ये आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, और ये आउटर स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, ये क्या है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल कैसी होती है, डेड होती है भाई, ये सब पता होना चाहिए। और ये कैसी होती है, सेल वॉल डेड होती है। क्या होती है, डेड, ठीक है, ओके। तो रॉबर्ट हुक ने एक तरीके से किसकी खोज करी थी, डेड सेल की, ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल हमारे पास दो प्रकार की, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनी यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल। यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, और सेलुलर सेल के लिए यूज हो रहा है वर्ड, ठीक है। और मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारी, मैनी, है ना, ओके। बहुत सारी तो क्या ही लिखूंगा, छोड़ो, ठीक है। मल्टी का मतलब मैनी और यूनी का मतलब सिंगल, ठीक है। देखिए जो यूनिसेलुलर सेल्स होती है ना, या फिर सिंगल सेल्स होती है, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होती हैं। क्या, जो सिंगल सेल होती है वो अपने आप ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होती है, क्योंकि सेल क्या करेगी, खाना खाएगी, और वो ही डाइजेस्ट करेगी, और वो ही एक्सक्रीट आउट करेगी वेस्ट मटेरियल को, है ना। तो परफॉर्म करिए एक तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये एक क्या है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल जो क्या होती है, इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्या होती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास ये मैंने अमीबा लिया है, एग्जाम्पल के लिए अमीबा देख लीजिए। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। और बाकी ये ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अमीबा यहाँ पर अपना खाना खा रहा है। अमीबा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो ये क्या है, इसका प्रे है, ठीक है। प्रे मतलब शिकार, है ना। तो ये इसका खाना है, और ये किस मूवमेंट के थ्रू खा रहा है, सीडोपोडिया के थ्रू खा रहा है। इसको सीडोपोडिया कहते हैं, है ना, सीडोपोडिया, याद रखना ये भी। क्या कि जो अमीबा है वो खाना किस प्रोसेस के थ्रू खाता है, सीडोपोडिया के थ्रू खाता है। सीडोपोडिया के थ्रू मतलब ये अपने दो ऑर्गेनल मतलब अपने स्ट्रक्चर को ऐसे आगे की तरफ, मुंह की तरफ खोल लेगा, और ये प्रे को अंदर की तरफ खींच लेगा, है ना, ओके। ये अमीबा हो गई। अमीबा के बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, कि एक सिंगल सेल अपने आप में ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होती है, एक तो अमीबा हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम तो आप पैरामीशियम ले लो, ठीक है। क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, टू 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 ऐसी कुछ दिखती है पैरामीशियम, जिसके ऊपर बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सीलिया कह देते हैं। ये मूवमेंट वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पैरामीशियम
कुछ ऐसा दिखता है, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल है पर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और एक और आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम बात कर सकते हैं तीसरा, क्लैमिडोमोनास ले लो, है ना, क्या, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अपने आप में ही, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं मूव करने के लिए, ये कुछ ऐसा है, चलो ग्रीन अलगी होती है। वैसे अगर आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो क्लैमिडोमोनास भी अपना एक सिंगल सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं अब मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर में क्या होता है भाई, अपनी एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल आगे डिवाइड होके बहुत सारी सेल बना लेगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी मल्टी सेलुलर organism has come from a single cell, ठीक है। कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आया किससे है, सिंगल सेल से ही तो आया है। सिंगल सेल आगे डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल बना लेती है, ग्रुप ऑफ सेल से फिर टिश्यू, ऑर्गन, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, किडनी का काम होता है फिल्टर करना, लंग्स का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना, ठीक है। वैसे ही एक सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट part of the body, part of our body perform different function, ठीक है। लाइक हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड पंप करना, ठीक है। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड फिल्टर करना, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है, ये लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना। इसी तरह एक सिंगल सेल है, सेल के पास भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंगल सेल हैज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज सेल हैव ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनल्स याद रखना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, ऑर्गेनल क्या होता है, ईच organelles have their own function, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सेल किस चीज की बनी होती है। सेल मेड अप ऑफ, किन किन चीजों की सेल बनी होती है, यहाँ पर आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, उसी से सब हो जाएगा। पहली बात तो कोई भी सेल हो आपके पास, कोई भी सेल, एनी सेल, एनी सेल, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मतलब पता है? प्रोकैरियोटिक वो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक वो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो लिख लो, हैव वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस, और इनके पास डज नॉट हैव। ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो ये सेल की क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है, ओके। और इसके पास और क्या चीज होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ इस पे और क्या होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है। राइबोसोम होने के बाद और क्या हो सकता है, सबसे मेन जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ ऐसा दिखता होगा, समझिए इसको, थोड़ा सा इमेजिन करिए, एग होता है, एग के अंदर जो येलो योल्क होता है उसको हटा दीजिए, तो जो वाइट वाइट लिक्विड बच गया, वाइट नहीं होता, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, अगर वो जो लिक्विड बच गया वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी वैसे ही दिखता होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, सेल के अंदर रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन बनाने का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसका, राइबोसोम का। सेल के अंदर राइबोसोम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन भाई, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन, जो हमारे कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाते हैं, प्रोजेनी मतलब संतान, ठीक है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जो कैरेक्टर जाते हैं वो स्टोर करके रखता है, वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है। और जेनेटिक मटेरियल मिलता कहाँ है, मेनली मेनली न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और न्यूक्लियस किसके पास होता है, यूकैरियोटिक के पास, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाती है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वो कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक सेल है तो ऐसे ही बाहर बिखरा हुआ, मतलब अंदर सेल के अंदर बिखरा होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो इन सबको क्या समेट के रख रही है, अपने अंदर समेट के रख रखा है, समेट का मतलब अपने अंदर संभाल के रख रखा है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो ये सब तो बिखर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर रही है, इंटरेक्शन करा रही है। अगर ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, हमारे बाहर की सराउंडिंग क्या एनवायरनमेंट है, और ये हमारी सेल है, तो ये क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है क्या एनवायरनमेंट के साथ, तो लिख लो कि इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, कोई भी सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इन सब में ये चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। बाकी ऑर्गेनेल मिलेंगे, वो बाकी ऑर्गेनेल ऐसे हैं कि कुछ तो प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे और कुछ यूकैरियोटिक में मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो हम अब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है ना, कह सकते हैं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल
स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ, किस किस का बना होता है? पहला लिपिड की बनी होती है, दूसरी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बाइलेयर होती है, वो सब आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको खाना वगैरह खाने में भी आसानी होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables the cell to engulf food। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अमीबा देखा था हमने कि अमीबा में क्या था, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था अमीबा का, है ना। अमीबा के पास ये अगर खाना है, यहाँ पर खाना है, तो ये कैसे खाएगा? ये इसे कुछ ऐसे खाएगा, उस खाने के पास जाके ऐसे मुंह खोल लेगा, है ना। ये प्रे था, इसका क्या था? प्रे, प्रे होता है शिकार, है ना। तो ये इसके पास जाके ऐसे कर लेगा, ऐसे मुंह खोल के सीडोपोडिया बना के उसको एंगल्फ कर लेगा, है ना, एंगल्फ कर लेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी अमीबा की जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये एंगल्फिंग कर पा रहा है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस बाय सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है? वो तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है ना, मुंह मुंह जैसे खोलते हैं, मुंह जैसा खोल रखा है वैसे स्ट्रक्चर बना है, इसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। पोडिया, सीडो, सीडोपोडिया। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करेगी तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसमें से क्या होगा? जो न्यूट्रिशन होगा वो अंदर जाएगा। कौन जाएगा भाई? न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और जो मटेरियल होगा वो बाहर आएगा, ठीक है। ये सब किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है बीच में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ न्यूट्रिशन को अपने अंदर आने देगी और वेस्ट मटेरियल को बने देगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव इन नेचर, इन नेचर कुछ सिलेक्ट कर करके सिलेक्टिव न्यूट्रिशन को अंदर जाने देगी, वेस्ट मटेरियल को बाहर आने देगी, ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। ये सिलेक्टिव है, ये सी है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब क्या है? कि जो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 है और O2 है, O2 सेल के अंदर जाएगी, और गैस की बात कर रहे हैं। गैसेज के लिए क्या होगा कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है? O2 अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है ना। यही तो होता है, सेल के अंदर क्या होता है? O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है सेल से, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा होगा? तो ये हो रहा है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट टर्म है। क्या है भाई? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसको समझिए कि पहले डिफ्यूजन क्या होता है। हैशटैग डाल दो।
डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन समझिए, डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन मान लीजिए कि ये एक रूम है और रूम के इस कोने में आप बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की एंटर करती है, ये गेट है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़की एंटर करती है जिसने परफ्यूम लगा रखा है, ठीक है। पहले इस रूम में कोई परफ्यूम की स्मेल नहीं थी, पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लड़की थी, यहाँ पर परफ्यूम की कंसंट्रेशन थी, परफ्यूम की स्मेल के पार्टिकल्स थे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, और वो कंसंट्रेशन धीरे 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 पूरे रूम में फैल गई, ठीक है, पूरे रूम में फैल गई। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन सिंपल सा क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या सब्सटेंस, एक ही बात है, या कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो, फिर दोबारा देखो, ये लड़की आई थी, इसने परफ्यूम लगा रखा था, तो इसके पास कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स ज़्यादा थी इन पेयर ऑफ दिस रूम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल हायर से धीरे धीरे लोअर की तरफ जाएंगे, और लोअर की तरफ जाएंगे तो ये इधर भी जाएंगे, ये इधर भी जाएंगे, ये इधर भी जाएंगे, और ये इधर भी जाएंगे, है ना, पूरे रूम में फैल जाएंगे। फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ गए कौन, पार्टिकल ऑफ परफ्यूम्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बोल दो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन परफ्यूम पार्टिकल की ज़्यादा थी तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, है ना, ठीक है। और डिफ्यूजन ही हमारा मेन रोल प्ले करता है किसके अंदर, CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के अंदर। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे आसपास सराउंडिंग है, ये सेल के आसपास सराउंडिंग है। आउटर एनवायरनमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है, और CO2 क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और सेल के अंदर बात करें तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज़्यादा होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डिफ्यूजन किस तरीके से होगा भाई, डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। तो सेल ये ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। और जो CO2 है वो कैसे मूव करेगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, फ्यूजन प्ले एन important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। मतलब सेल के अंदर तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी, ठीक है भाई, ठीक है। और अगर पानी में अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन फॉर वाटर क्या लिख सकते हैं हम, डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस, क्या बोल देंगे भाई, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस बोल देंगे। ऑस्मोसिस को आप इस एग्जांपल से समझिए, इस डायग्राम से समझिए।
मान लीजिए आपके पास दो सेल दे रखी हैं, सेल ए और सेल बी, ठीक है। सेल ए और सेल बी को सेपरेट कर रखा है इस ब्लैश डैश लाइन से, और इस ब्लैश डैश लाइन को क्या बोल देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ ही सब्सटेंस को अपने अक्रॉस पास करेगी, है ना, ठीक है, ओके। जब आप सेल ए को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर की बॉल्स दिख रही हैं, ये कुछ नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही सेल बी में जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो क्या है, H2O मॉलिक्यूल। और जो आपको यहाँ पर रेड कलर की बॉल्स दिख रही हैं, ये कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए, एनी सब्सटेंस, मैं यहाँ पर ग्लूकोज मान रहा हूँ इसे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मान लीजिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेल ए में क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम है इन कंपेयर ऑफ सेल बी, ठीक है, और सेल बी में वाटर मॉलिक्यूल कम है इन कंपेयर ऑफ सेल ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि H2O molecule greater than of cell A greater than H2O molecule of cell B, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज molecule of cell A less than glucose molecule of cell B। अच्छा भाई, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन सेल ए में वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन कंपेयर ऑफ सेल बी, हमारा वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल ए से सेल बी में जाएगा, क्या करेगा भाई, सेल ए से सेल बी में जाएगा, है ना। वाटर की मूवमेंट तो सेल ए से सेल बी होगी, तो इसको लिख लेते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी टेक प्लेस। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस, है ना। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफाइन कर लो इसे, कि ऑस्मोसिस होता क्या है, लिखो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर होएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, डिफ्यूजन कह देंगे, ठीक है। तीन फेनोमेना होते हैं हमारे ऑस्मोसिस के अंदर, देखो कौन कौन से होते हैं। पहला है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और तीसरा है आइसोटोनिक, क्या है, आइसोटोनिक, ठीक है। तीनों को एक ही डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में लिख लेंगे कि वे होते क्या हैं। देखिए हमारे पास ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं या फिर ब्लू बॉल्स दिख रही हैं, ये हमारे पास H2 है, पानी है, और जो रेड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसको ग्लूकोज बोल दो,
ठीक है। और ये जो येलो कलर की दिख रही है ये हमारे पास क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। ठीक है, आपको एक सेल दे रखी है जिसके अंदर पानी और कंसंट्रेशन मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं और उसके बाहर भी पानी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे रखे हैं। बट यहाँ पर आप देखो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा भाई, पानी इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल करेगा। ठीक है, जब सेल का सारा पानी बाहर आ जाएगा तो सेल सूख जाएगी, तो सेल कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। तो लिख लो सेल कैसी हो गई, ये श्रिंक हो गई। कैसी हो गई, श्रिंक। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, श्रिंक मतलब सिकुड़ गई। ठीक है, हाइपोटोनिक में देखो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड जब मूव करेगा तो ये सेल कैसी हो जाएगी, सेल के अंदर जब पानी भर जाएगा तो सेल कैसी दिखेगी, फूली फूली सी दिखेगी। तो लिख लो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल अप। ठीक है, आइसोटोनिक में देखो जितना कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बाहर है उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अंदर है, पानी जितना बाहर है उतना ही पानी अंदर है, तो जितना बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर आएगा। तो यहाँ पर सेल में कोई वो चेंज नहीं आएगा, तो सेल कैसी रहेगी, रिमेन सेम। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक होता क्या क्या है। तो लिखिए सबसे पहले हाइपरटोनिक, पहला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल is greater than inside the cell. Water molecule outside the cell less than water molecule inside the cell. ठीक है, ओके। तीसरी चीज और क्या लिख सकते हैं आप, तीसरा लिख सकते हैं वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड दी सेल। ठीक है, सेल का सारा पानी बाहर आ जाएगा, सारा पानी बाहर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, सेल विल गेट श्रिंक। तो लिख लो सेल विल गेट श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये तो था हमारा हाइपरटोनिक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में इसका ठीक अपोजिट है, इसका अपोजिट होगा तो क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल greater than water molecule inside the cell। ठीक है, तीसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हैं हम, तीसरा पॉइंट लिखो कि पानी कहां से कम मूव करेगा, भाई पानी बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड दी
सेल। अच्छा, पानी बाहर से अंदर मूव करेगा तो सेल कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी। तो लिख लो सेल विल गेट स्वेल अप, फूल जाएगी, सूज जाएगी ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आपको घर में छोले बनाने होते हैं, तो सुबह छोले की सब्जी बनेगी तो रात को छोले भिगो के रखते हैं, ठीक है, तो सुबह तक छोले कैसे हो जाते हैं? फूल जाते हैं, है ना। तो ये हाइपोटोनिक का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक में क्या होता है? कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल is equal to the concentration outside the सेल। मतलब जितनी कंसंट्रेशन अंदर होगी उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर होगी। और क्या होगा? पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या ले सकते हो? H2O मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल इक्वल होंगे H2O मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इक्वल होंगे। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा भाई? जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर आएगा, है ना। तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मूव इन बोथ डायरेक्शन, इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, पानी मूव दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में करेगा तो सेल क्या करेगी? फूलेगी या सूखेगी? भाई जितना पानी अंदर आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, तो सेल पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेल विल रिमेन सेम, जैसी पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी, है ना। ठीक है, ये तो था हमारा ऑस्मोसिस के ऊपर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बट हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिनका ट्रांसफ़र एनर्जी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल होता क्या है? सेल वॉल कुछ नहीं होता भाई। मान लीजिए यदि आपके पास ये एक सेल है, ये मैंने एक सेल बना दी और सेल के बाहर ये एक बाउंड्री बना दी, ठीक है, रेड कलर से। तो ये जो रेड कलर की बाउंड्री है इसे ही मैं क्या कह दूंगा? सेल वॉल। कहाँ पर होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये व्हाइट कलर की जो थी ये क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल थी, सेल वॉल क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, ये होता है अपना रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड होता है मतलब कठोर, ठीक है। रिजिड आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। काम क्या करेगी भाई? हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। ओके, प्लांट में किस चीज़ की बनी होती है? अच्छा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्लांट और एनिमल का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लो सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, इन एनिमल सेल वॉल किसकी बनी होती है? भाई सेल वॉल बनी ही नहीं होती, एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो लिख लो इन एनिमल देयर इज नो सेल वॉल, ठीक है। ओके, यहाँ पर
वो एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, वो टर्म होती है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, क्या पढ़नी पड़ेगी भाई? प्लाज्मोलाइसिस पढ़नी पड़ेगी। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है जिसकी ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, और ये आपकी क्या थी? सेल है। सेल है, और सेल के अंदर क्या है? पानी। ठीक है, पानी है, ठीक है। व्हाइट कलर के क्या थी अपने पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और रेड कलर में क्या है अपने पास? सेल वॉल है। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जब सेल का सारा पानी बाहर आ जाएगा, जब सेल का सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? पानी बाहर आ गया तो ये सेल वॉल से दूर होते हुए तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ सी जाएगी। ठीक है, फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे कि ये होता क्या है। देखिए ये होता क्या है? व्हेन सेल loses water through osmosis, there is shrinkage, shrinkage मतलब सिकुड़ना, ठीक है, shrinkage और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक ही है दोनों का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब भी सिकुड़ना ही होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल, जो सेल के अंदर का मटेरियल होगा वो सब कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना को क्या कह देंगे? प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है भाई, ओके, ये तो था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। और जो हमारी डेड सेल्स होती हैं, क्या वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं क्या? नहीं, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो लिख लीजिए डेड सेल नॉट एब्जॉर्ब द वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ओके, ठीक है। सेल ऑर्गेनल में हमने क्या क्या कर लिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर ली, ठीक है, सेल वॉल कर ली। सेल वॉल आती तो नहीं है वैसे, किसी किसी में प्रेजेंट होती है, पर फिर भी कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम था भाई? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखना। किसको स्टोर करके रखना? जेनेटिक मटेरियल को। वो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हम एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसके पास। ओके, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। ओके, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के पास और क्या होगा? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कौन कौन क्या क्या है। ये हमारा सेल, ये जो दो लेयर बनाई है ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन
न्यूक्लियस, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होती है इसके पास। ओके, और ये येलो कलर में क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, जिसे आप क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर कैसे आता है। इसके लिए आपके पास एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास एक पोर होता है, छेद होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसमें से जेनेटिक मटेरियल बाहर आएगा, ऐसे करके बाहर आएगा, सेल में से बाहर आएगा इस पोर के थ्रू। छेद, पोर होता है छेद, ठीक है, पोर होता है क्या? छेद, ठीक है। ओके, और ये आपका सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के बाद इस साथ साथ और बाकी भी ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब अपन ने देखा भी था पहले, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो लिख लो, ये क्या करता है? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम साथ में ही आएगा, ठीक है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का क्या काम होता है भाई? कंटेन इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन? फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मतलब उनके बच्चों के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जनरेशन किसकी फॉर्म में जाएगी भाई? ये जो एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन के अंदर चीजें जा रही हैं वो इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, एक चीज पढ़ी होगी आपने, डीएनए, ठीक है, डीएनए क्या होता है? डैडीज ना जायद औलाद, ना 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 ना, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये थोड़ा सा देख लीजिए, डीएनए क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को चीजें समझ भी नहीं आती हैं। ये आपके पास एक डीएनए है मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास एक डीएनए है, ओके, इस डीएनए में क्या होता है? मान लीजिए इतना जो बेस पेयर है ना, ये आपका प्रोटीन ले रखा है, ठीक है, इतना जो बेस पेयर है ना, जो जो कलर कर रहा हूं मैं, ये क्या है? जीन है, क्या है? जीन है। और ये जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, क्या होते हैं? फंक्शनल सेगमेंट, मतलब यही काम करेंगे, बाकी सारा तो वेस्ट है, जितना कलर है उतना ही काम कर रहा होगा, वही कुछ प्रोटीन बना रहा होगा। तो जीन का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, आप पढ़ेंगे भी हायर क्लास में, जब आप 11th 12th में आएंगे तो वहां पर बताया भी जाएगा किस तरीके से प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, जैसे कि हमारी आंखों का कलर ब्लैक होता है किसी आंखों का, किसी की हेजल आइज होती हैं, किसी की ब्लू आइज होती हैं, रेटिनोटाइज के जो करती हैं, है ना, ठीक है। तो जो ब्लू आइज का कलर हो गया, ये सब क्या होता है? प्रोटीन के वजह से होता है। और वो प्रोटीन कौन बनाता है? जीन बनाता है। और वो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए आगे जाके पैक होता है एक हिस्टोन प्रोटीन से पैक होके और ज़्यादा पैक होएगा, और ज़्यादा पैक होएगा,
और पैक होते होते ही क्या बना लेता है, क्रोमोसोम जैसी शेप बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम जैसी शेप बना लेता है। ये क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और ये क्या था हमारे पास, डीएनए। ठीक है भाई, ओके। तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास दो सेल हैं, एक सेल, दो सेल हैं, ठीक है। एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, ओके। ये सेल क्या कर रही है, सेल डू नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं कर रही। और ये सेल क्या कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है। सेल डू नॉट डिवाइड, इसमें क्या होगा, डीएनए कैसे होगा, एज अ क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। कैसे, क्रोमेटिन, ठीक है। जो डीएनए का क्रोमेटिन होता है, इसमें जो क्रोमेटिन होता है वो अरेंज कर लेता है खुद को क्रोमोसोम की फॉर्म में, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कर लेगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में कर लेगा। किसकी फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में कर लेगा। तो इसमें जो डीएनए होगा वो कैसे होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा, एक्सेप्ट। और इसमें जो डीएनए होगा वो किस में होगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। क्रोमेटिन कुछ नहीं होता भाई, डीएनए होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो उसको क्रोमेटिन कह देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसे रिवाइज करें और हंसते खेलते पढ़ते रहें।